हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईज की पीटी 365 जो कि हमारे यहाँ पे अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है, जिसमें हम लोग 3 महीने के यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, जो कि फेब से लेकर अप्रैल के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग पहले यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है वो आपके बुद्ध से रिलेटेड है। और एज यू नो कि यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक होती है बुद्ध और जैन, जो कि आप कल्चर में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो इसे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में, जो कि एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे मुद्रास के बारे में कुछ न्यू आपको देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ न्यू फाइंडिंग्स की गई है, डिस्कवरी की गई है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में। तो सबसे पहले टॉपिक देखेंगे एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। तो यहाँ पे पता चला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पे आप देखो कि अनअर्थन किया गया है, यानी कि खोज निकाला गया है 900 साल पुरानी एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। और ये कहाँ से खोज निकाला गया है? तो ये है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे है सीतागढ़ी हिल्स। तो ये आपसे पहले ही पूछा जा सकता है कि सीतागढ़ी हिल्स कहाँ है, तो याद रखिएगा झारखंड में है। और भी देखते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10th सेंचुरी स्ट्रक्चर है, जो कि स्मॉल बुद्ध विहार से रिलेटेड है, आपको देखने को मिलेगा, जो कि बुद्धिस्ट श्राइन कम मोनास्ट्री है। डिस्कवरीज जो देखने को मिला वो 4 स्टैट्यूट्स है, जो कि डीटी तारा इन वराद मुद्र है। तो अभी हम लोग सारे मुद्रास यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक एक करके यहीं पे मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग सारे मुद्रास देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम से आपको कुछ न्यू देखने को मिलेगा। तो इससे क्वेश्चन बनने के एकदम से मुझे लग रहा है कि इस बार चांसेस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है और इस बार भी यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, जिससे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अर्थ को यहाँ पे टच किया जा रहा है। बट ये आप देख सकते हो सिंबल कि बुद्ध जो है वो यहाँ पे एकदम सिटिंग पोस्चर में है, और इनका राइट हैंड जो है वो यहाँ पे अर्थ को टच कर रहा है, और पाम फेसिंग इनवर्ड, यानी कि जो हथेली होती है वो अंदर की तरफ है, और लेफ्ट हैंड जो है वो आपको यहाँ पे लैप में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लैप में है, राइट हैंड से टच हो रहा है अर्थ, और जो पाम है वो इनसाइड इनवर्ड है, यानी कि अंदर की तरफ है। तो ये आपको जो है, तो ये क्या सिम्बोलाइसिस करता है, यानी कि क्या ये दर्शाता है? तो ये है मारा विजय, ठीक है। अर्थ जो है एक तरीके का, आप देखो कि उनके जो शब्द है उनकी सच्चाई को वो विटनेस कर रहा है, यानी कि साक्ष्य जो आप कहते हो कि विटनेस के रूप में, वो यहाँ पे ज़मीन है कि अर्थ को टच करके, जैसे हम लोग कहते हैं ना गॉड प्रॉमिस, या फिर प्रॉमिस करते हैं हम लोग किसी भी तरीके का, तो ये भी जो है अर्थ को टच करके यहाँ पे जो भी ये वर्ड्स बोल रहे हैं उनकी सच्चाई इससे दिखती है। और ये रिलेटेड है सिर्फ बुद्ध से। तो अगेन ये जो आपका यहाँ पे मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वराद मुद्रा। तो वराद मुद्रा, जैसे कि आप हैंड का यहाँ पे जेस्चर देख सकते हो, तो ये लेफ्ट हैंड है। सबसे पहले लेफ्ट और राइट आर्म जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है इस तरीके से, यानी कि डाउन थोड़ा नीचे की तरफ से, और जो पाम है वो ओपन है। ये पाम आप देख सकते हो, हथेली ओपन है, और हैंड जो है वो यहाँ पे आपका आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ ये आपका फेस कर रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है चैरिटी, कंपैशन, ग्रांटिंग विशेस, यानी कि कुछ दान देना, या तो आप विशेष दो या तो चैरिटी दो, ठीक है, चैरिटी करो। तो इस तरीके का जो देना होता है ना, वो इस पोस्चर में है। जब हम लोग देते हैं तो ऐसे हाथ खोल के ही देते हैं। तो इसलिए ये जो जेस्चर है वराद मुद्र, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इससे क्या इंडिकेट होता है। तो ये चैरिटी, कंपैशन एंड ग्रांटिंग विशेस। ये जो मुद्रा है ये आप 5 परफेक्शन देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 5 फिंगर्स आपको ओपन देखने को मिल रहा है। तो 5 परफेक्शन ये 5 फिंगर्स से ही देखने को मिलेगा। एक है जेनरसिटी, सेकेंड वन इज़ मोरालिटी, थर्ड वन इज़ पेशेंस, फोर्थ वन इज़ एफर्ट, फिफ्थ वन इज़ मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन। और ये 5 एक्सटेंडेड फिंगर से ही ये 5 परफेक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है। इट मीन्स कि आप जेनरस रहो, मोरल रहो, पेशेंस रहना है, यानी कि धैर्य रखना है, एफर्ट्स लगाते रहना है, और मेडिटेशंस के साथ यहाँ पे कंसंट्रेटिव माइंड्स को लेकर चलना है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता था किंग्स के द्वारा, गॉड्स और गॉडेस के द्वारा, ठीक है। तो भगवान भी इसे यूज़ करते थे, एंड यहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे उनके द्वारा ये वराद मुद्र यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंजलि मुद्र। तो अंजलि मुद्र आप लोग देख सकते हो कि सिंपली ये हाथ जोड़ा हुआ है, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं फोल्डिंग 2 हैंड्स, तो उसी तरीके का है ये। और ये दोनों हैंड जो है एक दूसरे के जस्ट आप देखो कि दोनों पाम जो है टच हो रहे हैं, फिंगर्स जो है एक दूसरे से यहाँ पे वर्टिकली टच हो रही है। इट मीन्स कि अगर आपका इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड का है तो वो इंडेक्स फिंगर राइट हैंड से ये आपका टच करेगा। तो सारे फिंगर्स अपने आप में ही यहाँ पे एक दूसरे से टच कर रहे हैं, एंड फोल्डिंग हैंड का ये आपका जेस्चर है।
ये क्या सिम्बलाइज़ कर रहा है? अगर आप किसी को देखते हो, नमस्ते करते हो हैंड फोल्ड करके, इट मीन्स कि आप सामने वाले को सम्मान दे रहे हो, या तो ग्रीट कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, सैल्यूटेशंस है ये। तो ये तो आप बिल्कुल आसान तरीके से याद रख सकते हैं। बस ये अंजलि नाम दिया गया है तो अंजलि मुद्रा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे रिस्पेक्ट काइंड ऑफ आपका सिंबल प्रोवाइड करता है। ये बोधिसत्व के लिए है, डिवोटी के लिए, जिसका यहाँ पे एम और ये क्या प्रिपेयर करते हैं कि परफेक्ट नॉलेज को अटेन करना, यानी कि बिल्कुल से जो ज्ञान है ना वो एकदम परफेक्ट जो ज्ञान है उसको अटेन करने का यहाँ पे आप देखो कि बोधिसत्व के लिए है ये। तो ये भी ध्यान रखना है, बोधिसत्व से ये रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। साथ ही यहाँ पे वितर्क मुद्रा अगर देखें तो वितर्क मुद्रा मतलब कि इस तरीके का ये जेस्चर है, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, परफेक्ट लगती है, सुंदर लगती है, तो आप इस तरीके का जेस्चर ज़रूर बनाते हो, है कि नहीं? कभी ना कभी ज़रूर बनाए होंगे। तो ये जो टिप ऑफ द थंब है वो आपका किससे टच हो रहा है? इंडेक्स फिंगर से, और इससे क्या हो रहा है? एक सर्किल फॉर्म हो रहा है इस तरीके का ओ। तो ये जो सर्किल फॉर्म होता है ना, इट मीन्स कि ये आपका शो करता है कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आपका जो है, इस एनर्जी का ना ही कोई स्टार्टिंग है ना ही कोई एंड है, ये सिर्फ परफेक्शन के मुद्रा को शो करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा जेस्चर तभी आप बनाते हो जब आपको कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छा लगे, परफेक्ट लगे, खूबसूरत लगे, तो आप लोग भी इस तरीके का सिंबल दिखाते हो, है कि नहीं? इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है टीचिंग, डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट। ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? तो ये मॉन्क्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, एसिस्टिस्ट के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। तो ये वितर्क मुद्रा भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा आप देख सकते हो कि ये आपका हाथ खुला हुआ है, इट मीन्स कि राइट हैंड की जो यहाँ पे पाम है, हथेली है, वो बाहर की तरफ फेस कर रही है, और फिंगर्स जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन एक दूसरे से सब जॉइंट है, ठीक है? इवन थंब भी आप देख सकते हो कि जॉइंट है। तो ये याद रखना है, अभय मुद्रा है। इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट होता है फियरलेसनेस, यानी कि डर एकदम से नहीं है। और ये जो जेस्चर है ना, ये आपका बुद्ध के द्वारा तभी शो किया गया था जब उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की थी। अब ये आपको बताना है कि बुद्ध के द्वारा जो है एनलाइटमेंट कहाँ अटेन किया गया था। साथ ही आपको पता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो आपको ये बताना है कि 3rd और जो 4th काउंसिल हुई है बुद्ध की, वो कहाँ हुई है और किसके जो है अंडर में हुई है। ये 3 क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन पूछने का मेरा मतलब ही ये होता है कि आपकी रिवीजन होती रहनी चाहिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो एक बार जाकर आप लोग सर्च कर लीजिए, गूगल कीजिएगा, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। और ये मैं वैसे क्वेश्चन पूछती हूँ जो आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स में हिट होता है, या तो यूपीएससी में पूछा गया है, या तो पूछने की चांसेस होती है, या तो रिपीटेडली नेचर होता है कुछ टॉपिक्स के, तो वो आप लोग जो है ना दूसरे एग्जाम में भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि ये जेस्चर कब यहाँ पे बुद्ध के द्वारा शो किया गया था। तो इमीडिएटली आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, गॉड गॉडेस बुद्ध जो है इस मुद्रा में देखने को मिले हैं, ठीक है, देखे गए हैं इस मुद्रा में, तो ये याद रखिएगा अभय मुद्रा है। उसके बाद देखते हैं शेपाना मुद्रा। तो शेपाना मुद्रा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों हैंड है, ये दोनों हैंड की जो यहाँ पे थंब है वो क्रॉस है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ पे नीचे टच कर रही है, और बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो 2 हैंड एक साथ है, और ये जेस्चर है आपका पावरिंग आउट और लेटिंग गो। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको निकाल देना है, और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करनी है। इट मीन्स कि आपके बॉडी में भी, हमारे हर किसी के बॉडी में भी आप देखो कि एक पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होती है, और ये हम लोग को तब समझ में आता है जिस तरीके का आपका मूड होता है। आप किसी भी चीज़ को देखकर कैसे रिएक्ट करते हो, क्या पॉजिटिव अप्रोच के साथ देख रहे हो या नेगेटिव आपकी माइंड में आ रही है, तो वो चीज़ें ये देखने को मिलती है कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है। तो ये जो जेस्चर है, इस जेस्चर से क्या होता है कि नेगेटिविटी यहाँ से निकालना है, यानी कि ये जो हैंड है इससे आपका नेगेटिविटी यहाँ पे पावरिंग आउट होगा, लेटिंग गो होगा, और जो यहाँ पे आपका पॉजिटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करनी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है शेपान मुद्रा से। अब आते हैं वज्र मुद्रा। तो वज्र मुद्रा में ये आप देख सकते हो हैंड का क्या जेस्चर है। इस मुद्रा में क्या होता है कि जो 4 फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वो स्ट्रेस्ड है, यानी कि सीधा आप देखो कि यहाँ पे खड़ा है, और ये आपका जो है ना राइट हैंड के फिस्ट से इसको पूरी तरीके से बंद किया गया है, टाइटली इसको होल्ड किया गया है। ये मुद्रा क्या सिग्निफाइज करता है? ये मुद्रा दिखाता है नॉलेज की इंपॉर्टेंस और सुप्रीम विजडम की इंपॉर्टेंस। यानी कि ये जो आपका मुद्रा है ना, इससे आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देखते हो ना, नॉलेज इज़ पावर। आपको कोई भी चीज़, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, कितने ही ऊंचे पद पे क्यों ना आप चले जाओ, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा पावर आपको कोई भी चीज़ देगा तो वो आपका नॉलेज देगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी के साथ बैठ सकते हो, डिस्कस डिबेट कर सकते हो, आपको कभी भी किसी भी तरीके का
हेजिटेशन फील नहीं होगा। तो नॉलेज इज़ पावर होती है। एंड येस, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज कहा गया है, सुप्रीम विजडम की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये इस मुद्रा से दर्शाई जा रही है। फाइन। अब आते हैं यहाँ पे धर्म चक्र मुद्रा। तो धर्म चक्र मुद्रा अभी जो हम लोग देखे थे इस तरीके का, ये जो सिंगल था उसको कौन सा मुद्रा कहे थे, याद कीजिए। तो ये देखिए वितर्क मुद्रा। तो वितर्क मुद्रा जिसमें कि आप किसी को देखते हो तो कहते हो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और तो वो चीज़ आप वितर्क में कह रहे हो, लेकिन यही आप दोनों फिंगर के, दोनों हैंड के साथ अगर आप यही जेस्चर अगर अपना रहे हो तो उसको हम लोग धर्म चक्र मुद्रा कहेंगे, ठीक है। धर्म चक्र मुद्रा यानी कि यहाँ पे आप देखो कि दोनों हैंड उसी तरीके से है, लेकिन हाँ, ये जो जेस्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें दोनों हैंड है। राइट हैंड जो है वो आपका चेस्ट लेवल पे है, पाम फेसिंग आउटवर्ड, यानी कि राइट हैंड आपका बाहर की तरफ शो कर रहा है और जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर की तरफ शो कर रहा है। और यहाँ पे सर्किल एक फॉर्म हो रही है। तो सर्किल जो फॉर्म हो रही है वो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर के साथ ज्वाइन हो रहा है थंब का, ठीक है। जैसे पहले भी हम लोग वितर्क मुद्रा में देखें तो उसी तरीके से सर्किल यहाँ पे ज्वाइन हो रही है। जो लेफ्ट हैंड है वो अंदर की तरफ है और जो इंडेक्स फिंगर और जो थंब है इस हैंड की वो भी ज्वाइन हो रही है राइट हैंड सर्किल से। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है धर्म। इट मीन्स कि जो कानून है ना उसके चक्के को टर्न करना, व्हील को टर्न करना। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो हम लोग कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के लेके चल रहे हैं, और कुछ ऐसे कानून हैं जिसको हम लोग अभी अभी न्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग जो है न्यू हम लोग यहाँ पे लॉ को फॉर्मुलेट करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है ना कि बहुत सारे कानून हैं जो कि अब लगता है कि आज के डेट में उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम लोग स्क्रैप आउट कर देते हैं, और बहुत सारी ऐसी कानून है जो कि लगता है कि नहीं आज की डेट में ज़रूरी है तो उसे लेकर आते हैं। जैसे आज की डेट में आप देखो कि सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून की बात की जाती है, क्योंकि हम लोग डिजिटाइजेशन वर्ल्ड में हैं। और ट्रांसजेंडर के लिए कानून की बात की जाती है, उनके हक की बात की जाती है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। पहले का आप देखो कि एक सिडिशन लॉ है, सिडिशन लॉ सेक्शन आपको 124A देखने को मिलेगा। ये अंग्रेज़ के ज़माने का कानून था, इसे स्क्रैप आउट भी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये एक कानून है जो कि स्क्रैप आउट हो चुका है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा कि सेक्शन 377 जो कि डीक्रिमिनलाइज़ किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, तो ये भी पहले था कि हाँ उसे क्रिमिनलाइज़ करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में उसे डीक्रिमिनलाइज़ कर दिया गया है, बिकॉज राइट टू प्रिवेसी है, इक्वालिटी है। सो ये सारी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो व्हील है लॉ की, धर्म की, वो टर्न हो रही है। तो ये टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म, इसको ये किस जेस्चर से देखने को मिलेगा, तो ये धर्म चक्र मुद्रा से देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जेस्चर जो है सिर्फ हमारे बुद्ध के द्वारा पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया था जब वो अपने पहले सरमन दिए थे, कहाँ, सारनाथ में। और सारनाथ में आप देखो डियर पार्क में वो यहाँ पे पहले सरमन दिए थे, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। तो सिर्फ ओनली बुद्ध से जो रिलेटेड है ना वो आपका मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है कराना मुद्रा। तो कराना मुद्रा ये अगेन बहुत सिंपल है, ये आप समझ सकते हो। हैंड जो है ये बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड है और हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप रख सकते हो, और पाल्म जो है ये हथेली आपका सामने की तरफ है। ये जो थंब है, ये थंब यहाँ पे जो आप देखो कि 4 फिंगर होते हैं, 4 में से जो मिडिल 2 फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर और साथ ही साथ रिंग फिंगर को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जो मिडिल 2 फिंगर है उसको यहाँ पे थंब प्रेस कर रहा है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका कराना मुद्रा हो गया, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है वार्डिंग ऑफ एविल, एक्सपेलिंग डिमॉन्स और नेगेटिव एनर्जी। इट मीन्स कि जितने भी दुश्मन हैं आपके अंदर, देखिए हमारे अंदर 2 हमारी फेसेस होती है, एक पॉजिटिव फेस होती है, एक नेगेटिव फेस होती है। इट मीन्स कि एक आपके आपका जो सोल होता है वो आपको कभी अच्छा करने के लिए कहेगा, कभी आपको बुरा करने के लिए कहेगा। तो ये क्या होता है ना कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको हमें बाहर निकालनी है, और हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं उसको मेंटेन करना है और उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी है, जो यहाँ पे दुश्मन है हमारे अंदर की, उसको यहाँ पे जाने देना है। तो ये पोजीशन आपका, ये जेस्चर आपका इस चीज़ को दर्शाता है। उसके बाद याद करते हैं यहाँ पे ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जैसे आप अगर योगा वगैरह करते हो तो इस चीज़ से आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो कि योगा करने से पहले आप लोग जो है, या फिर योगा में ही आप देखो कि मेडिटेशन भी आप लोग करते हो। तो जब मेडिटेशन करते हो तो ऑब्वियस है कि ध्यान जब आप लगाते हो तो उस समय आपका जो हैंड का जेस्चर है कुछ इस तरीके से होता होगा कि दोनों हैंड आपका लैप में रहता है और जो यहाँ पे टिप ऑफ द थंब है वो एक दूसरे से टच होता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये मेडिटेशन इंडिकेट करता है, जिसे हम लोग समाधि भी कहते हैं। और ये मुद्रा जो है बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया था, वो भी फाइनल मेडिटेशन में, जो कि वो बोधि ट्री जो कि आपका बौद्ध गया में है वहाँ पे वो दे रहे थे। और ये रिलेटेड है बुद्ध से, मॉन्क से और एसिस्टिक्स से। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे उत्तरा बोधि
मुद्रा। तो उत्तरा बोधि मुद्रा भी आप लोग देख सकते हो, दोनों हैंड जो है एक इंडेक्स फिंगर्स जो है एक दूसरे के साथ है और अदर फिंगर्स जो है इंटरविंग्ड है, यानी कि क्रॉस यहाँ पे आप देखो कि एक दूसरे से इंटरविंग्ड है। इसका मतलब है सुप्रीम इनलाइटमेंट, ठीक है। और ये मुद्रा जो है ना, ये कहते हैं कि एक दूसरे की एनर्जी को चार्ज करना है और ये परफेक्शन का सिंबल है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि पॉजिटिव एनर्जी जो है एक दूसरे के साथ आ रहे और एक दूसरे को यहाँ पे जो भी एनर्जी है ना उसको चार्ज कर रहे और ये एक परफेक्शन का सिंबल यहाँ पे लेकर आता है। तो ये भी आप लोग देखो कि ये सुप्रीम एनलाइटमेंट को यहाँ पे दर्शाया जाता है और ये उत्तरा बोधि मुद्रा है। ओके, तो टोटल हम लोग 11 टाइप्स ऑफ मुद्रा देखें, जिसमें से अगर हम लोग बुद्ध की बात करें तो बुद्ध में यहाँ पे भूमि स्पर्श है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ओनली बुद्ध पहले देखते हैं तो भूमि स्पर्श है, और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ये भी बुद्ध से ही है बट ओनली बुद्ध का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये है भूमि स्पर्श है, धर्म चक्र है, क्योंकि यहाँ पे ओनली बुद्ध से है ये जेस्चर आपका यूज़ किया गया था। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ 2 है जो कि ओनली बुद्ध के द्वारा इसको यूज़ किया गया है, ठीक है, ये दोनों मुद्रा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो धर्म चक्र है, तो इस तरीके से इसको याद ही रख लेना है, यानी कि टर्निंग द व्हील्स ऑफ धर्म और लॉ, तो ये बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया है। और पहला है यहाँ पे भूमि स्पर्श, तो ये 2 है जो कि सिर्फ बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें और भी कौन कौन सा बुद्ध के द्वारा यूज़ किया गया है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा याद रखिएगा, ये बुद्ध के द्वारा, इसके साथ साथ मॉन्क्स और एसिस्टिक्स भी हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका है, एक्चुअली सारे मुद्रा जो है बुद्ध के ही द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे आपका मेंशन्ड है उसको अच्छे तरीके से अगर आप लोग देखते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये है अभय मुद्रा, और उसके बाद आपका जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अभय मुद्रा हो गया, इसमें आपका कौन कौन सा यहाँ पे ऐड हो गया, अभय मुद्रा हो गया, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ध्यान मुद्रा है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे हैं जो कि हाँ बुद्ध के साथ और भी है जिनके द्वारा इसको जो है मुद्रा को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वराद मुद्रा है जो कि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बुद्ध नहीं है, यहाँ पे गॉड गॉडेस किंग है, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी आप देखो कि ये बोधिसत्व के लिए है जो कि अंजलि मुद्रा है। साथ ही वितर्क मुद्रा जो है ये भी मॉन्क्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। अभय मुद्रा जो है ये आप देख सकते हो बुद्ध के द्वारा यूज़ किया जाता था, तो ये भी याद रखना है अभय मुद्रा। तो इस तरीके से आप लोग को सारे मुद्रा का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें लिखी गई है। मोनास्ट्रीज़ की थोड़ी टाइमलाइन देख लेते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 5th सेंचुरी में अगर हम लोग देखें पहला, तो ये बिहार गुप्ता डायनेस्टी थी उस समय, तो नालंदा मोनेस्ट्री है। उसके बाद आगे 5th से 6th सेंचुरी देखें तो गुजरात में आ गया जो कि यहाँ पे मैतर्क डायनेस्टी है, वल्लभी मोनास्ट्री। और उसके बाद अगर 7th सेंचुरी में देखें तो बिहार में पाल डायनेस्टी है जो कि उदंतपुरी मोनास्ट्री देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे फिर आपका 8th से 9th सेंचुरी में पाल डायनेस्टी है जो कि बिहार में ही विक्रमशिला मोनास्ट्री है। फिर यहाँ पे 11th सेंचुरी में आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा जो कि महासी देचरा नारोपा है, और ये लामयूरू मोनास्ट्री है। देन यहाँ पे 11th से 12th की मिड सेंचुरी में देखें तो नॉर्थ बंगाल में जो कि बांग्लादेश है पाल डायनेस्टी था और जगदल्ला मोनास्ट्री है। फिर 15th सेंचुरी में आपको लद्दाख में ही देखने को मिलेगा, ये थिकसे मोनास्ट्री है। 17th सेंचुरी में ये हेमिस मोनास्ट्री है जो कि लद्दाख का है, और 17th सेंचुरी में अगेन आपको लद्दाख का शेद मोनास्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार आप देख लो, मे बी इस तरीके से आपसे कुछ पूछा जाए। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि पाल डायनेस्टी और बुद्धिज़्म का क्या रिलेशन है, कैसा है, नहीं है, ठीक है। पाल डायनेस्टी जो कि आपको पता है कि ये पूरे बिहार और जो बंगाल थे उस समय उसको रूल कर रहे थे, 8 से लेकर 12th सेंचुरी तक थे। इनके फाउंडर कौन थे, तो गोपाल थे, और कुछ और भी इस समय के शासक थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि धर्मपाल है, देवपाल है, महेंद्रपाल है, महिपाल फर्स्ट है। अगर हम लोग पाल रूलर की बात करें तो वो यहाँ पे बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए पाल डायनेस्टी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द बुद्धिज़्म, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग पाल के अंदर देखें तो जो यहाँ पे वज्रयान फॉर्म है बुद्धिज़्म का वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल था और रिलीजियस फोर्स भी था। यहाँ पे जो मोनास्ट्रीज थे यानी कि विहारास थे वो बनाए गए, टेम्पल्स बनाए गए ईस्टर्न इंडिया में, जिससे कि बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके, इनकी जो प्रीचिंग वगैरह थी वो भी यहाँ पे कर सके। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि धर्मपाल है जो कि सेकेंड यहाँ पे शासक थे, और उनके द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया गया था बिहार में, जिससे कि बाद में चल के ये नालंदा यूनिवर्सिटी बना। फिर देवपाल है जिनके द्वारा 5 विलेजेस को यहाँ पे ग्रांट किया गया था, जिससे कि यहाँ पे नालंदा मोनास्ट्री को सही तरीके से मेंटेन कर सके। कुछ और भी अगर बुद्धिस्ट सेंटर्स अगर हम लोग देखें जो कि लर्निंग के लिए बनाया गया था, तो वो है उदंतपुरा,
विक्रमशिला, सोमपुरा और महावीरा। तो ये याद रखना है। साथ ही साथ पाल के द्वारा मिशनरीज भी भेजे गए थे और बुद्धिज्म को यहाँ पे तिब्बत में भी आप देखते हो कि इनका इस्टेब्लिशमेंट है। महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है और ये आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे स्कल्पचर्स है जो कि 8th सेंचुरी में यहाँ पे पाल पीरियड में बनाए गए थे। एक मिनिएचर टेराकोटा इमेज भी आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे फास्टिंग बुद्ध को दर्शाते। ये 6 फुट टॉल है, स्तूप है और ब्लैक स्टोन स्टैच्यू है जो कि आपको बुद्ध का देखने को मिलेगा अभय मुद्रा में। ठीक है, अभय मुद्रा जिसमें कि कोई डर भय नहीं है, उस तरीके के मोड में पाल पीरियड में ये बनाया गया था। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुद्रा आपका रिलेट किया गया है पाल पीरियड में और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 6 फुट टॉल जो है स्तूपा है और ब्लैक स्टोन स्टैच्यू है जो कि यहाँ पे अभय मुद्रा को शो करता है। ठीक है, लास्ट अगर हम लोग ग्रेट फेज देखें बुद्धिस्ट आर्ट का इंडिया में तो वो एट्रीब्यूटेड किया गया था पाल पीरियड के ही टाइम में, लेकिन पाल डायनेस्टी के द्वारा 12th सेंचुरी में जो है ये कोलैप्स भी हो गया था। तो इंडियन बुद्धिज्म में जो है वो काफ़ी सेटबैक्स भी यहाँ पे सफ़र की थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है इनको क्रिटिसिज्म में भी झेलना पड़ा था। लेकिन बुद्धिस्ट के प्रेजेंस अगर इंडिया में आप देखोगे तो थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस भी हो चुका था। ठीक है, और हो भी गया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है उसको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि है यहाँ पे वज्रयान बुद्धिज्म है, जिसे तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, इसके बारे में समझते हैं। वज्रयान एक स्कूल है जो कि यहाँ पे आप देखो कि रॉयल कोर्ट के रिजल्ट से ही ये डेवलप हुआ है, जिसमें कि बुद्धिज्म और शैविज्म दोनों को स्पॉन्सर किया जाता है और ये हिंदुइज्म के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, यानी कि हिंदुइज्म इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बुद्धिज्म शैविज्म दोनों देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेन डीटी कौन थे, मेन भगवान कौन है, तो तारा है और ये बेस्ट है महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। ठीक है, महायान हिनायन 2 तरीके के बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, तो ये महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे डिपेंड है। ठीक है, इस पे बेस्ड है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना महायान और थेरावाड़ा जो बुद्धिज्म है उससे ये टेनेंट्स जो है बोरो भी करते थे। और बाकी यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल यानी कि वेद बेस्ड जो रिचुअल्स है वो बुद्धिस्ट फिलॉसफीज़ के साथ इसको कंबाइन भी किया गया था। इस स्कूल में ये आपका बिलीव किया जाता है कि जो तंत्रस मंत्रास यंत्रास थे तो वो काफ़ी सुपीरियरिटी थे जिससे कि बुद्धहुद को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ में। तो ये जो वज्रयान आपका बुद्धिज़्म है, इसमें जो स्कूल है ये वज्रयान स्कूल है जिसमें कि बिलीव किया जाता था तंत्रास मंत्रास और यंत्रास में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि याद रखना है। इसमें आपका मेन टीटी भी पूछा जा सकता है, ये है तारा। ओके, तो आइए थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि महायान और हिनायन जो बुद्धिज्म है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हिनायन और महायान। हिनायन में अगर आप देखोगे तो क्या लैंग्वेज यूज़ किया जाता था जिसमें कि वो बात करते थे, तो पाली लैंग्वेज को यहाँ पे सुप्रीम माना जाता था। और वही महायान में आप देखोगे तो संस्कृत लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिया जाता था, जिसके बीच में कम्युनिकेशंस का ये माध्यम था। साथ ही हिनायन जो है अशोक के द्वारा ये पैट्रोनाइज किया जाता था, लेकिन वहीं अगर महायान देखें तो कनिष्क और हर्ष के द्वारा ये पैट्रोनाइज किया जाता था। हिनायन में ये मानते थे कि लिबरलेशंस जो है वो मेडिएशन के थ्रू है, मेडिटेशंस के थ्रू है। मेडिएशन ही मेडिटेशन है, इट मीन्स कि ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पे आप जो है हर एक नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाओगे। लेकिन वही है कि महायान में कहा जाता था कि कुछ मंत्रास है, मैजिकल मंत्रास है, उसका अगर आप रिपीटेडली उसको साइट करते रहोगे, बोलते रहोगे तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, मतलब कि आपके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलेगी। वही हिनायन देखे तो किस किस एरिया में ये आपका फैला हुआ था, तो ये आपको श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में देखने को मिलेगा। महायान की बात करें तो ये चाइना, कोरिया, जापान, मंगोलिया। ठीक है, और हिनायन जो है वो यहाँ पे बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये बिलीव नहीं करते थे, लेकिन महायान जो है वो यहाँ पे बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट में ही बिलीव करते थे। सो दिस वन इज़ बेसिक। आप देखोगे कि यहाँ पे इनकी डिफरेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और देख लीजिए, यहाँ पे हिनायन है जिसे लेसर व्हीकल भी कहते हैं और महायान है जिसे ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। ठीक है, हिनायन में आप देखो जो भी फॉलोअर्स है वो यहाँ पे ओरिजिनल टीचिंग यानी कि बोधिसत्व में ये आपका जो है यहाँ पे बिलीव तो नहीं करते थे, ये यहाँ पे ओरिजिनल टीचिंग जो बुद्धिज्म का है उसमें बिलीव करते थे। साथ ही इंडिविजुअल सेल्वेशंस के ये कहते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू जो है इंडिविजुअल सेल्वेशंस को यहाँ पे पाया जा सकता है। आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजन पे ये बिलीव नहीं करते थे। पाली लैंग्वेज को ये फेवर करते थे और ये साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, यानी कि श्रीलंका, थाईलैंड और आपका कंबोडिया, लाओस, ये सारे जगह पे था। साथ ही यहाँ पे 2 सबसेक्ट भी है, हिनायन और यहाँ पे हिनायन का आपको देखने को मिलेगा कि वैविश्व और यहाँ पे स्वतंत्रक। ठीक है, वही अगर महायान की बात करें तो ये बिलीव करते थे हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध को
और काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि ये सेल्वेशंस जो है कहा जाता था कि बोधिसत्व को और जो बुद्ध के हेल्प है उनसे यहाँ पे आप जो है सेल्वेशन पा सकते हो। ये आइडल वर्शिप में काफ़ी बिलीव करते थे, संस्कृत लैंग्वेज को ये यहाँ पे फेवर्ड करते थे। और ये नॉर्थ इंडिया में आपका प्रिवेल था, यानी कि इंडिया के ऊपर आप देखोगे महायान है और इंडिया के नीचे आप देखोगे जो कि साउथ इंडिया है वहाँ पे आपका हिनायन है। तो महायान आपको कहाँ देखना है, तो यहाँ पे चाइना, कोरिया, जापान वाले रीजन में, मंगोलिया में भी। और दो सबसेक्ट आपको देखने को मिलेगा महायान का, जो कि यहाँ पे आपका है माध्यमिक है और योगाचर है। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन यहाँ पे फार कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला हिनायन और महायान में। तो यहाँ पे जो वज्रयान बुद्धिज्म है ये आप लोग देखो कि यहाँ पे महायान को ये मानते थे, तो इसलिए यहाँ पे जो तंत्र मंत्र है ये इस पे बिलीव करते थे। ठीक है, मेडिटेशन में हिनायन बिलीव करते थे, लेकिन तंत्र मंत्र में महायान यहाँ पे बिलीव करते थे। तो ये सारी बातें हैं जो कि ध्यान रखना है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट बुद्धिज्म। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं कल हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और आपको और भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि डेली बेसिस में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ पे देखने को मिलती ही है। और साथ ही साथ अगर आप लोग विजन आइज के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी दी गई है, जिसमें आप लोग जाकर वहाँ पे अपनी क्वेरीज को भी पूरा कर सकते हैं, और ज्वाइन भी करना है तो वहीं पे आप लोग मेल करके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं अहोम किंगडम के बारे में समझते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे जो आसाम में एक जगह है शिव सागर जेरेंगा पोथर, तो यहाँ पे वो विज़िट किए, जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है अहोम किंगडम के साथ। ठीक है, तो शिव सागर अगर हम लोग बात करें तो ये इसको पहले रंगपुर कहते हैं, जो कि सीट ऑफ पावरफुल अहोम डायनेस्टी यहाँ पे दर्शाते हैं, और जिसको अहोम आसाम के जो यहाँ पे रूलर थे उनके द्वारा ये रूल्ड किया गया, वो भी 6th सेंचुरी तक। ओके, तो अहम किंगडम के बारे में कुछ समझ लीजिए। एक्चुअली जो अहम्स थे ना वो यहाँ पे माइग्रेट किए थे ब्रह्मपुत्र वैली, और आज के डेट में जो म्यांमार है वहाँ से ये माइग्रेट करके आए थे। तो अहम किंगडम, ये फर्स्ट अहोम किंग छाओ लुंग सुई खाप, आप लोग नाम देख सकते हो, खुद ही प्रोनाउंस कर लीजिएगा काफ़ी ख़तरनाक है। तो ये अहोम किंगडम जो है ये पहली बार इनके ही द्वारा फाउंड किया गया था, तो इनके नाम में ही अहोम किंग है, और छाऊ लोंग सुई खा पा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके अराइवल से पहले ये जो रीजन था ये काफ़ी अच्छा खासा फॉरेस्टेड था, इसमें पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे लोकल किंग्स जो सूतीज़, बोहारीज़, कचरीज़, बुयांस, ये सब रहते थे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये आए तो ये सक्सेसफुल हुए एसिमिलेट करने में, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, ट्राइब्स को अपने साथ जोड़ लिए, और फिर वाइडली इनको रेफर्ड किया गया कि आर्किटेक्चर है बोर असोम का और ग्रेटर असम का, यानी कि इनके साथ जितने भी वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ थे उनके साथ ये मिलकर काफ़ी अच्छा काम किए, तो ग्रेटर असम का जो है इनको दर्जा दे दिया गया। उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये जो किंगडम थी यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया। आज की डेट में जो आसामी कल्चर देखते हैं वो अहोम किंगडम के ही द्वारा था। ट्रेडिशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो हम लोग आसाम में देखते हैं। अहोम रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो अहोम किंगडम के जो फाउंडर थे उनका अपना खुद का लैंग्वेज था, उनकी अपनी खुद की रिलीजन ही थी। बाद में क्या हुआ, रुद्र सिम्हा जो फिर इनका जो शासनकाल आया तो अहोम जो है वो आसामी रिलीजन और जो लैंग्वेज थी इनको ऑफिशियली अडॉप्ट किए, और बाद में अहोम रूलर जो थे वो हिंदुइज़्म को भी मानने लगे, क्योंकि फिर ब्राह्मणिज़्म में इन्फ्लुएंस हुआ, फिर यहाँ पे और भी देव देवताओं आने लगे, तो इस तरीके से हिंदुइज़्म को ये एम्ब्रेस्ड किए। अहोम सोसाइटी के बारे में बात करें तो ये क्लैंस में और खिल्स जो होता था उसमें ये डिवाइडेड थे। अहोम स्टेट जो था वो डिपेंडेंट था फोर्स्ड लेबर में, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम थे कास्ट ऑफ आर्टिशन, और यहाँ पे साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो पीजेंट्स होते थे उनको लैंड भी दिया जाता था विलेज कम्युनिटी के द्वारा, और सारे जो एडल्ट मेल थे उस समय आर्मी में सर्व करते थे जब भी वॉर वगैरह होता था, और बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम और अदर पब्लिक वर्क में भी काफ़ी इंगेज होते थे। साथ ही एंसेस्टर वर्शिप ये भी आपका देखने को मिलेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा अहम कल्चर का, तो ये सारी याद रखनी है। अहम के आर्ट एंड कल्चर की बात, आर्किटेक्चर की बात करें तो एक यूनिक ब्लेंड था, यानी कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो इनका थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे डोम्स भी होते थे और आर्केड्स भी होते थे। ठीक है, इस तरीके का डोम्स भी होता था और आर्केड्स भी होते थे, जो कि आपका मुग़ल आर्किटेक्चर से ये काफ़ी इंस्पायर थे, और जो मंडपास ये बनाते थे वो हिंदू आर्किटेक्चर से काफ़ी इंस्पायर थे। ये दोनों का मिक्सचर, यानी कि यहाँ पे मुग़ल आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर का मिक्सचर आपको अहम के आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो
अहोम जो है थिएटर को भी काफ़ी इंकरेज करते थे। इंपॉर्टेंट वर्क अगर देखें तो वो संस्कृत का था, जिसको लोकल लैंग्वेज में भी वो ट्रांसलेट करते थे। और साथ ही साथ अगर देखें यहाँ पे तो पीएम यहाँ पे जो मटर टाउन था दुखेलजुली आसाम में, वो वहाँ पे भी ये गए थे। और दुखेलजुली जो है ये एसोसिएटेड है क्विट इंडिया मूवमेंट से 1942 का, जहाँ पे आसाम के जो फ्रीडम फाइटर्स है वो यहाँ पे रहते थे और उनकी जो जान गई थी वो यहीं पे गई थी। और साथ ही ये आप देखो कि तिलेश्वरी बरुआ का भी ये घर है, जो कि यहाँ पे यंगेस्ट आप कह सकते हो कि शहीद हुए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जो कि 12 साल के थे, तो ये भी याद रखना है। आर्ट फॉर्म्स अगर हम लोग देख लेते हैं जो न्यूज़ में है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये है पट्टचरित्र पेंटिंग। तो पट्टचरित्र पेंटिंग है कहाँ का? तो सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे पुरानी आर्ट फॉर्म है उड़ीसा का। पट्टचरित्र एक पिक्चर है जो कि पेंट किया जाता था कपड़े के पीस में, और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच कलरफुल एप्लीकेशन था। जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी कलरफुल था ये। सिंपल थीम इसमें होती थी, जैसे कि यहाँ पे आपको भगवान जी की यहाँ पे थीम देखने को मिल रही है, तो सिंपल थीम होते थे लेकिन कलर्स इसके बहुत ही खूबसूरत होते थे। और पट्टचरित्र जो पेंटिंग है ये आपका कहाँ से? तो उड़ीसा से निकल कर आया। फिर है यहाँ पे थोलपावकोतु। ओके, सो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कहीं गलत बोलती हूँ। मेजोरिटी जो साउथ की ये सारी वर्ड्स होती है वो मैं प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। ये आप लोग देखो कि ये शैडो पपेट्री है, जो कि आप स्ट्रिंग पपेट्री देखते हो ना, तो इस तरीके का ये शैडो पपेट्री है। ये कहाँ की निकल कर आई है? तो केरल का है। तो ये आप नाम याद रखिएगा कहाँ का है, तो केरल का है। इसमें आप देखो कि थोल मतलब लेदर, और पावा मीन्स पपेट। तो ये लेदर की पपेट होती थी जो कि ये मूव किया जाता था स्ट्रिंग के हेल्प से, और इनकी शैडो दिखती थी स्क्रीन में। तो बाकी अगर देखें तो यहाँ पे रामायण की भी जो स्टोरी थी वो भी दिखाया जाता था। साथ ही अगर और भी शैडो पपेट्री देखें हमारे इंडिया में, तो यहाँ पे थोगालू गोमपेटा है जो कि कर्नाटक का है, थोलू बोमलाटा है और आंध्र प्रदेश का है, और रावणचाया है जो कि आपका उड़ीसा का है, तो ये भी याद रखना है। फिर है सतरास। तो सतरास की बात करें तो ये मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है जो कि 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और ये आसाम का है। आज की भी डेट में आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आर्ट के थ्रू ही यहाँ पे वर्शिप होती है, डांस है, थिएटर है, म्यूज़िक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। शंकर देव की अगर हम लोग बात करें तो ये फॉर्म ऑफ भक्ति है जिसे शराना नाम धर्म कहा जाता था। ओके, उसके बाद आते हैं भावना। तो भावना कहाँ का? ये ट्रेडिशनल थिएटिकली परफॉर्मेंस है, कहाँ का? आसाम का। तो भावना याद रखना है ये आसाम का है। और यहाँ पे कुछ फॉर्म है जो कि नामगढ़ है, छत्रास है, तो ये सब फॉर्म भी याद रखना है। और फिर आते हैं कंबाला। तो ये तो आपको पता होगा कि ये बफेलो रेस है, कई बार इसमें केसेस भी निकल कर आई है। ये एनुअल हर साल बफेलो रेस होता है जो कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ये फेस्टिवल प्योरली डेडिकेटेड है कादरी गॉड जो मंजूनाथ जिसे कहते हैं उनके ऊपर, और ये एक लॉर्ड शिव की इनकारनेशन आपको देखने को मिलेगी, उन्हीं के ऊपर ये डेडिकेटेड है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, कई बार इसको मना भी किया गया है बफेलो रेस को। तो ये चीज़ें हो गई। हिस्टोरिकल इवेंट्स में आते हैं, बात करते हैं हम लोग गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पे 100 साल हो चुके श्री ननकाना साहिब मैसेकर का, जिसको हम लोग यहाँ पे साका ननकाना साहिब भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिख गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटी है उनके बारे में समझिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हिस्टोरिकल जितने भी सिख गुरुद्वाराज है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ में, उनको ये मैनेज करते हैं। आज के डेट में अगर कंपोजिशन देखें तो 140 इलेक्टेड मेंबर्स है, 5 हेड मिनिस्टर्स है। ये याद नहीं करना है, टेन्योर आपको कमेटी का याद होनी चाहिए, ये 5 ईयर्स है। और 3 सिख तख्त है जो कि पंजाब में है, और ये डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं इस सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट है, एक इसको अकाली मूवमेंट भी कहते हैं। ये सिख का लॉन्ग ड्रॉन कंपेन चला था 1920 से 25 तक, 5 साल का ये आपका जो है कंपेन्स था। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये इवेंट्स आप लोग देख सकते हो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई थी 1920 में। उसके बाद यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल बनाया गया था दिसंबर 1920 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया था गया सेशन में 1921 में। फिर उसके बाद ये जो कमेटी थी ये स्टार्ट की गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट 1920 में। फिर ननकाना साहिब मैसेकर हुआ कहाँ? 1921 में।
और गुरुद्वारा एक्ट 1925 का ये निकल कर आया। और इस कानून के तहत ये जो कमेटी थी ये सारे हिस्टोरिकल जितने भी गुरुद्वाराज है उसको कंट्रोल करेगी, साथ ही साथ जो गुरुद्वाराज है वो यहाँ पे इस कानून के अंदर जो भी आते उनको यहाँ पे ये कंट्रोल करेगी। ठीक है, उसके बाद चौरी चौरा की बात कर लेते हैं। तो चौरी चौरा जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 100 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये 100 ईयर्स में एक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। और ये आपका कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में। चौरी चौरा विलेज है कहाँ? तो गोरखपुर में, यूपी में। और इस मूवमेंट के टाइम में क्या हुआ था कि जो ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ पे पुलिस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उनको क्षति पहुँचाई गई थी, यानी कि आप समझ सकते हो कि भगदड़ मच चुका था। तो यहाँ पे 4 फेब 1922 को जो पुलिस स्टेशन है उसमें आग लगा दिए थे, कुछ जो मॉब्स थे वो आग लगा दिए थे, जिससे 23 पुलिसमैन की जान चली गई थी। और इस तरीके से आप देखो कि जो 200 प्रोटेस्टर थे उनको भी यहाँ पे जेल में रख दिया गया था। 19 जो थे उनकी डेथ हो गई थी, 6 भी जो है वो डेथ हो गए थे पुलिस कस्टडी में। तो गांधी जी यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिए थे कि इस तरीके का नॉन वायलेंट होना चाहिए था, बट ये काफ़ी वायलेंट सिचुएशन अराइज हो गई थी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि 4 फरवरी को ये हुआ था और 12 फरवरी को गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए थे जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, क्योंकि रेडिकल फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी और बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको सपोर्ट भी नहीं किया जा रहा था। और गांधी जी का एक ही सिद्धांत था कि नॉन वायलेंट होना है, बट ये वाला काफ़ी वायलेंट हो चुका था। ठीक है, फिर देख लेते हैं पर्सनालिटी जो कि न्यूज़ में रहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ये सारी पर्सनालिटीज़ आपको कहीं से भी यूपीएससी में पूछा जाएगा। फेस्टिवल्स देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार का तो कुंभ मेला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कुंभ मेला हुआ है उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो मोर देन 100 ईयर्स जो है ये कुंभ मेला चलते ही आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र इसको माना जाता है। ये हर एक 12 साल में आपको देखने को मिलेगा कि ये सेलिब्रेट होता है। और जो यहाँ पे प्रीवियस कुंभ है हरिद्वार में 2010 में हुआ था, अब नेक्स्ट वन जो होगा वो यहाँ पे 2022 में होगा। कुंभ मेला क्या है? एक मास कॉन्ग्रीगेशन है, यानी कि बहुत सारे पिलग्रिमेज आते हैं और यहाँ पे जो है एक कहते हैं कि इस गंगा रिवर में इस दिन जो है नहाना चाहिए। ठीक है, बाथ लेना चाहिए, शाही स्नान कहते हैं इसे, वो भी सैक्रेड रिवर गंगा में। तो इसलिए इस समय बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होता है, किसी भी कास्ट क्रीड जेंडर के लोग आते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि इस बार मतलब कि ऐसे नहाने से जो है जो भी पास्ट सीन है, पिछले जन्म का जो कर्म है वो यहाँ पे आपका धुल जाता है। तो इसलिए ऐसे ये आपका मनाया जाता है। याद रखिए कि यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो कुंभ मेला है ये 4 जगह होता है। हरिद्वार में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हरिद्वार में, प्रयागराज में यूपी में, उज्जैन में और फिर नासिक में। तो ये 4 जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जोग्राफिकल लोकेशन आप लोग देख लिए हो, 4 सिटीज़ हैं। प्रयागराज यूपी में है जहाँ पे आपका गंगा, यमुना और जो यहाँ पे सरस्वती है इसका मेल कन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हरिद्वार में गंगा रिवर है, उज्जैन में सिप्रा रिवर है, नासिक में गोदावरी रिवर है। तो ये चारों रिवर का आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ कुंभ मेला भी आप देख लो कि कुंभ मेला ये 4 प्लेसेस में होता है हर एक 3-3 साल में। ठीक है, अर्ध कुंभ मेला भी होता है, ये आपका हरिद्वार और प्रयागराज में होता है 6-6 साल में। पूर्ण कुंभ मेला होता है जो कि 12 साल में एक बार होता है। और महाकुंभ मेला होता है जो कि आपका 144 ईयर्स में एक बार होता है। तो ये आप समझ सकते हो कि पता नहीं उस महाकुंभ मेला बहुत लोग तो देख भी नहीं पाते, बट ये याद रखना है कुंभ मेला है जो कि 3 साल में होता है 4 जगह, और अर्ध कुंभ मेला है आधा, यानी कि 6 साल में होता है और 2 ही जगह होता है, हरिद्वार और प्रयागराज में। ठीक है, तो ये चारों आपको याद रखनी है। इसी के साथ ये चीज़ें भी याद रखिए कि कुंभ मेला को यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है उसके तहत इसको इंक्लूड किया गया है। तो टेंजिबल लिस्ट अलग है, इनटेंजिबल लिस्ट अलग है। टेंजिबल कहने का मतलब है कि जैसे टेम्पल वगैरह होते हैं जिसको आप लोग आंखों से देख सकते हो और हाथों से टच भी कर सकते हो, लेकिन इनटेंजिबल कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा फेस्टिवल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप लोग फील कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, बट वो फिजिकली उसकी प्रेजेंस कहीं नहीं है, उसको हाथों से टच नहीं कर सकते। अब कुंभ मेला आप देखो इतना बड़ा है, और कुंभ मेला कोई एक स्पेसिफिक ऐसा आप कह नहीं सकते हो कि कोई स्ट्रक्चर है जिसको आप हाथों से टच कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्या होता है कि फीलिंग्स इसमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरिजन टू टच। तो इसलिए ये इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के तहत इसको रखा भी गया है। तो ये आपकी पूरी बातें हो गई कुंभ मेला के बारे में। तो आई होप कि इस बार कुंभ मेला के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर निकल कर आए। चलिए आइए देख लेते हैं कि 14 अप्रैल हाउ इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स न्यू ईयर। तो फेस्टिवल इन न्यूज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है रोंगाली बिहू।
जहाँ पे भी बिहू आ जाता है तो वो आसाम की आपको फेस्टिवल देखने को मिलेगी, और इसको भोगंग बिहू भी कहते हैं। और ये मार्क करता है जब ये लोग रोंगाली बिहू सेलिब्रेट करते हैं, इट मीन्स कि आसामीज़ पीपल का ये न्यू ईयर है। उसके बाद वैशाखी, वैशाखी यू एवरीबडी अवेयर अबाउट दिस कि ये आपका फेस्टिवल है जो कि पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है सिख्स के लिए, और जो गुरु गोविंद सिंह है जो कि 10th स्पिरिचुअल गुरु है सिख्स के, तो वो इस फेस्टिवल को चूज़ किए थे कि यहाँ पे खालसा को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इसको वैसाखी जैसा ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। नावा बर्षा है, नावा बर्षा ये सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में, और इसको पायला बैशाख भी कहते हैं। ये सेलिब्रेशन है किसका, बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है ये बंगाल का न्यू ईयर है। उसके बाद पुठांडू है, पुठांडू या पिरापू, तो ये दोनों पूछा जा सकता है, ये आपका तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे आप देखो NDU, NDU, तो इस तरीके से डू है यहाँ पे, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जब एक बार क्वेश्चन आते हैं ना तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये जो पुठांडू है ये तमिलनाडु का न्यू ईयर है, ठीक है। ये संगम लिटरेचर में भी इसकी आपको मेंशन देखने को मिलेगी। विशु है, विशु ये केरल का ही न्यू ईयर है, तो विशु से मे भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि विशु ये सब नॉर्थ इंडिया की आपको वर्ड्स देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया की नहीं है, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि ये केरल का न्यू ईयर है। और इस फेस्टिवल में जो लॉर्ड विष्णु है और कृष्णा है इनकी पूजा की जाती है, इसलिए यहाँ पे विशु विशु, ठीक है। महाविशु संक्रांति है, तो ये उड़ीसा का न्यू ईयर है, और स्पेशल पूजा यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है जो उड़ीसा में पुरी में आपको श्री जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी टेम्पल है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है। फिर उसके बाद है सिख महोत्सव, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इसको सिग्मो भी कहते हैं, और ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे के टाइम में, और यूजुअली ये मार्च के मंथ में देखने को मिलेगा, और ये सेलिब्रेट किया जाता है होली के 2 वीक्स पहले। इसमें देखने को मिलेगा कि जो सीज़न चेंजेस होती है ना, विंटर टू समर, इस चीज़ को ये सेलिब्रेट करते हो, और पैडी हार्वेस्ट को भी सेलिब्रेट करते हैं। ट्रेडिशनल फोक डांसेस आप देख सकते हो, घोड़े मोदनी है, गोपा है, फुगाड़ी है, तो ये सब परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे। साथ ही जोड़ शीतल की अगर हम लोग बात करें तो ये बिहार में है, और ये मैथिली न्यू ईयर के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग देखो कि इस फेस्टिवल में पीपल्स काफ़ी चीज़ें डोनेट करते हैं, जैसे अर्थन पिक्चर जिसमें कि वाटर्स होते हैं, तो वाटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे टेम्पल्स के जो पुजारी होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखनी है। मैथिली की ये न्यू ईयर है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए डिकिंसोनिया है। डिकिंसोनिया एक्चुअली यहाँ पे इंडिया की फर्स्ट फॉसिल ऑफ डिकिंसोनिया ये देखने को मिला कहाँ पे, तो भीमबेटका में। तो डिकिंसोनिया एक इसको कंसिडर किया जा रहा है कि अर्थ की सबसे पुरानी ये एनिमल है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा याद रखिएगा कि ये एनिमल्स हैं, और ये भीमबेटका में देखने को मिला जो कि मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका के बारे में भी देख लीजिए। भीमबेटका जो ये आपका केव्स है ना, ये विंध्यास माउंटेन्स के फुट हिल्स में, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। भीमबेटका केव्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसका मेंशन किया गया है। ये सबसे पुरानी केव देखने को मिलती है भीमबेटका की, जो कि बिलीव किया जाता है कि 12,000 ईयर्स से भी पुरानी है, और ये रेड और वाइट कलर में मोस्टली, ओके। फिर है गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2019 और 20, ये अनाउंस हुआ है। तो 1920 ये याद रखना है कि 2019 की जो अवार्ड है वो यहाँ पे मेजेस्टी सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद ऑफ ओमन को यहाँ पे दिया जा रहा है, और 2020 का बांग्लादेश का यहाँ पे बंधु शेख मुजीबुर रहमान इनको दिया गया है। तो ये दोनों याद रखना है। एक्चुअली 2019 की आप लोग मिस कर सकते हो, बट 2020 की याद कर लीजिए कि बंधु शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं, उनको यहाँ पे गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। अब ये जो पीस प्राइज़ है ये 125th बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी के याद में आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपका दिया जाता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप है, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्कॉलर, राइटर, ट्रांसलेटर, क्रिटिक्स, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल है वेलचेरू नारायण राव, इनको ये दिया गया है। तो ये जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है हमारे देश में, जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। अब साहित्य अकादमी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आते हैं, तो इसको भी ध्यान रखनी है मिनिस्ट्री, जो कि यहाँ पे लिटरेचर को काफ़ी प्रमोट करते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में उसको, और इंग्लिश को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। साथ ही देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये स्पेशल प्रोविज़न है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को ये कहा गया है, एक PIL यहाँ पे आपका दर्ज किया गया था, उसी को चैलेंज करते हुए कहा गया है कि ये जो कानून है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर, तो इस कानून में प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि कोई भी अगर आप लोग देखो कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में अगर कोई भी यहाँ पे कन्वर्जन होता है और एक मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए बात की गई है, जो रिलीजियस कैरेक्टर है कोई भी जगह जहाँ पे पूजा की जाती है,
और इसमें एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस भी लगाया गया है कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है हर एक जगह जहाँ पे पूजा की जाती है तो उसको यहाँ पे मेंटेन करना है। ओके, अयोध्या का जो डिस्प्यूट यहाँ पे निकल कर आया था ना, इसको इस कानून से बाहर रखा गया, इसलिए इसमें PIL आपका जो है फाइल किया गया था। जो ट्राइब की बात करते हैं, ये जो ट्राइब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ लोग इस ट्राइब के जो है इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए गए। तो अगर ये कहा जाए कि जो ट्राइब सिर्फ इंडिया के ही है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बांग्लादेश, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। और रिसेंटली जो यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा सेंटर को ये कहा गया है कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि म्यांमार को बॉर्डर करता है, और यहाँ पे कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है जो कि इंडिया में ऑलरेडी वो रिफ्यूजी जैसा रह रहे थे। मटाऊ कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है अपने बांग्लादेश के विज़िट में वो यहाँ पे जो मटुआ कम्युनिटी है, मेंबर्स ऑफ ओरांगकांडी, उनके साथ ये मीटिंग किए थे। तो ये याद रखना है कि बांग्लादेश में ये कम्युनिटी है, तो वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे तो मिले थे। उसके बाद है कुटिया कोंडस, तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो कि उड़ीसा में है, और जो फैमिलीज़ है वो मोस्टली न्यूक्लियर और पेट्रियार्कल है, ठीक है, पुरुष प्रधान है। और जो एडोलेसेंट जो फीमेल्स होती है वो अलग रहती है, यानी कि जो यूथ डॉर्मिटोरीज़ है उसमें ये महिलाएं जो है, जो बड़ी महिलाएं हो जाती है, एडोलेसेंट हो जाती है, उनको यहाँ पे अलग रखा जाता है। तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में काउंट होते हैं, तो इसको याद रखना है। कुंडिया कोंडस, तो ये उड़ीसा के हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ, आज के लिए इतना ही।